हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जैड में रीडिफाइनिंग एजुकेशन पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी फैमिली भी बिल्कुल स्वस्थ होगी। तो इस कामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले जानते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का है 1993 का और ये भी 20 मार्क्स का पूछा हुआ है। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा कि 20 मार्क्स का है, इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे सकता है। तो ये आसान मैंने पहले ही बोल दिया है, आपको बस टेक्निक पता होना चाहिए, सॉल्यूशन अपने आप हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व। अब सॉल्व क्या करना है, मैक्सिमाइज x नॉट इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3। मतलब कि 3 वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं, तो आप इसको ग्राफिकली ऐसे भी नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल था। और क्या बोला है, कंस्टेंट क्या क्या है, सब्जेक्टेड टू 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7, 2x1 प्लस 4x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12, 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। और ये जो हमारा हमेशा होता है x1, x2, x3 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे गलती से क्वेश्चन को ये फॉर्म करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है। आपका यूपीएससी के क्वेश्चन में ये नहीं था, वहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं, ओपन बोर्ड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में। तो ये आपके सामने रहा आपका मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम क्या का है, मैक्सिमाइजेशन x नॉट इक्वल्स टू x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 सब्जेक्टेड टू आपका जो 3 कॉन्स्टेंट दिए हुए थे और एक जो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है वो x1, x2, x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो ये तो है हमारा नॉर्मल फॉर्म जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हमको पता है कि सिंप्लेक्स मेथड में हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जितने भी कंस्टेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ कंस्टेंट होते हैं, हम उतने नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जितना नंबर ऑफ कंस्टेंट है, जो हमारा ये जो मेन कंस्टेंट है यहाँ पे देख सकते हैं ये 3, इतना हम लोग क्या करते हैं स्लैक वेरिएबल, या फिर कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमको दिए हुए थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1, x2, x3 क्या है, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, राइट। तो ये हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करने होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, मैक्सिमाइज x नॉट इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 प्लस, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कोएफिशिएंट है x1, x2 और x3 का हमने क्या किया है, इसको 0 लिया है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग स्लैक वेरिएबल ले रहे हैं इसका इम्पैक्ट हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे नहीं होना चाहिए। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या हम चाहते हैं, हमारी मंशा क्या है, उसको दर्शाता है ये फंक्शन। तो हम चाहते क्या, हमारी मंशा क्या है कि हम मैक्सिमाइज करें किसको, x नॉट को। तो इस x नॉट के सॉल्यूशन पे x1, x2 और x3 का फाइनल जो वैल्यू आएगा उसका इम्पैक्ट हमको इस पे नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसका कोएफिशिएंट x1, x2, x3 के कोएफिशिएंट को 0 कर दे रहे हैं, राइट। अब जो कंस्टेंट है तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, कंस्टेंट को भी मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करते हैं कंस्टेंट को। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले देखिए यहाँ पे कोई भी s1, s2, s3 नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको ऐड किया। अब फर्स्ट कंस्टेंट में हमने कोएफिशिएंट ऑफ s1 1 रखा है, बाकी का s2 और s3 को 0 रखा है और इसको कर दिया इक्वल टू में, क्योंकि हमको इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। वैसे ही हमने क्या किया, सेकंड जो कंस्टेंट था उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ s2 को सिर्फ 1 रखा है और बाकी को 0 कर दिया, s1 और s3 का, राइट। वैसे ही हमने 3 को भी किया, जो कांस्टेंट हमारा थर्ड है उसमें हमने क्या किया है, वहाँ पे जो s3 है उसका कोएफिशिएंट को हमने 1 रखा है, बाकी s1 और s2 को 0 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा अब तक कितना था, x1, x2 और x3, राइट। अब हमने क्या किया, 3 मोर वेरिएबल्स को ऐड किए हैं जिसको हमने बोला स्लैक वेरिएबल। तो ये भी, इस पे भी हमारा कंस्टेंट लागू होगा, तो इसको भी हमने कर दिया क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है क्यों हमने s1, s2 और s3 को किया, क्यों यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट को 0 किया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे इसका कोई इंपैक्ट आए फाइनल वैल्यूज में, राइट। इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं ताकि हम लोग टेबल को फॉर्म कर सकें, ठीक है। तो अब हम करते हैं फर्स्ट जो इनिशियल टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं
इटरेशन जीरो, आप इसको लिख सकते हैं इटरेशन जीरो। इटरेशन जिसको भी पढ़ते हैं, कहीं इटरेशन पढ़ते हैं, ये आपके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट इनिशियल टेबल। आप इसको आइट्रेशन जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स हैं, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सी जे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी वेरिएबल्स हैं, देखिए अब हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितने वेरिएबल्स हो गए? 3 तो पहले थे और 3 और आ गए, S1 S2 और S3। तो ये जो वेरिएबल्स हैं इसके कोफिशिएंट को हम लोगों ने बोला CJ, और इसको हम लोगों ने इस कॉलम में, इस रो में, याद रखिएगा रो, माफ कीजिएगा रो बोल रहा हूँ, कॉलम नहीं, कॉलम तो हमारा ये हुआ। तो रो में हमने क्या किया? उसके कोफिशिएंट को, किसके? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट। आप याद रखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है हमारा, उसके कोफिशिएंट को हमने इस रो में पुट कर दिया। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये है यहाँ रहा, ये रहा हमारा क्या? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। मैक्सिमाइज x नॉट। यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 हमने लिखा। यहाँ पे x2 का -3 यहाँ पे पुट किया, x3 का 2, तो 2 यहाँ पे पुट किया, और बाकी तो 0 0 0 है, हमने यहाँ पे लाके जैसा था फिल कर दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है VV, इसको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल्स। इसको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे VV लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिक वेरिएबल्स। तो बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास कितने थे? तो जो था उसको हम लोगों ने लिख दिया x1 x2 x3 S1 S2 S3। इतना तो आपको पता है कि इतना था हमारे पास। इसके साथ एक और एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है कॉलम सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हम यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे इस कॉलम में, और एक टर्म लेके चले रेशियो। ये सभी टर्म से आप पहले भी रूबरू हो चुके होंगे हमारे लेक्चर्स में, नहीं तो फिर यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक वेरिएबल। CBI ये क्या है? अब तो ये है जो भी हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं ना, जैसे S1 S2 S3, स्टार्टिंग से हम लोग क्या करते हैं? स्लैक वेरिएबल्स को लेके चलते हैं, राइट। यहाँ पे स्लैक वेरिएबल्स को लेके चलते हैं, और इसके कोएफिशिएंट को हम लोग इस कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियली S1 S2 S3 का कोएफिशिएंट क्या है? वो देखिए यहाँ पे S1 S2 S3 का कोएफिशिएंट कितना है? 0 0 0। किसमें? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, राइट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी हमारा कोएफिशिएंट है उसको हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे पुट कर दिया। तो S1 का कोएफिशिएंट 0, S2 का कोएफिशिएंट 0 एंड S3 का भी कोएफिशिएंट 0। अब क्या करना है? ये जो दिख रहा है ना, ये जो भरा हुआ पीला सा, ये है आपका कंस्टेंट का जो भी हमारा कोएफिशिएंट्स हैं उन सभी को हमने यहाँ पे पुट किया। तो सबसे पहले उठाया किसको? फर्स्ट कंस्टेंट। कौन सा? ये वाला, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। इसको हमने उठाया और बोला भैया क्या क्या है अब बताओ। तो हमने देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ x1 कितना है? 3 है। कोएफिशिएंट ऑफ x2 क्या है? -1। कोएफिशिएंट ऑफ x3 2। वैसे ही स्लैक वेरिएबल S1, इसमें हम लोगों ने रखा था इसका कितना कोएफिशिएंट? 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 1 को पुट कर दिया, बाकी तो 0 0। अब सॉल्यूशन में क्या होगा? जो राइट साइड में हमारा आएगा वो वाला वैल्यू। तो यहाँ पे कितना है? ये है 7। तो हमने इसको क्या किया? 7 लिख दिया। अभी इस पे नहीं जाइएगा, अभी फिलहाल यहाँ तक सोचिए, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्यूशन में डाल दिया। वैसे ही हमने सेकंड कंस्टेंट को उठाया और यहाँ पे पुट किया वैल्यूज को। तो सेकंड कंस्टेंट को जब वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे -2 4 0 0 1 0, और सॉल्यूशन में हमारा हो जाएगा 12, है ना। तो 12 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सिमिलरली वैसे ही हम लोगों ने इसके साथ भी किया, है ना। सबको बराबर से ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इनइक्वलिटी का कंडीशन नहीं है। तो हमने क्या किया? इसको भी -4 3 8 0 0 1 एंड देन 10 हमने इतना पुट कर दिया। अब तक क्लियर है? ठीक है। अब आया नेक्स्ट टर्म जो है ZJ। अब ये क्या है? इसको लिखते हैं हम लोग समेशन ऑफ I = 1 टू जितना नंबर ऑफ आपका ये जो हमारा ये स्लैक वेरिएबल्स लेके चले ना उतना। तो ये कितना है? 3। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ जो बेसिक वेरिएबल्स था इनिशियल, उसको भी हम लोग देखेंगे तो वो भी 3 है, क्योंकि उतना ही तो हम लोग ऐड करते हैं। तो चाहे आप इसका लेके चले क्वांटिटी या फिर इसका सेम रहेगा, ठीक है। तो I = 1 से 3 तक गए, क्यों? क्योंकि हमको रो में देखा। I क्या करते थे? वेरिएशन ऑफ रो, और J क्या था? वेरिएशन इन कॉलम, ठीक है। इनटू अब क्या करना है? अब किसका समेशन लेके चलना है? तो CBI, देखिए CBI इंटू AIJ, ठीक है, AIJ। अब जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा अगर आपने पीछे नहीं देखा है तो। अब देखिए
हमको फिल करना है ये वाला, है ना, ये वाला। तो जेड जे कॉलम कौन सा है, ये है फर्स्ट कॉलम। तो हमने क्या किया, Z1 निकाला। क्या हुआ, Z1। तो Z1 हमने कर दिया, तो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू 1 2 3 CBI, तो हमारा I है तो I ही रहेगा, इनटू A1 AI और 1, क्योंकि J में हमारा 1 लेके चल रहे हैं, है ना। तो अब देखिए I कहाँ से वेरी करेगा, I वेरी करेगा 1 से लेकर के 3 तक। तो 1 जब पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू लेके चलेगा CBI का, जब 2 पुट करेंगे तो ये वाला CBI इक्वल्स टू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा CB2, ये हो गया CB1 और ये हो गया CB3। समझ में आ रहा है। तो देखिए, और ये जो AI1 हुआ, तो 1 हो गया, कॉलम को रिप्रेजेंट किया, I क्या हो जाएगा, रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम लिखेंगे A11 क्या हो जाएगा 3, A21 तो A2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब -2, वैसे ही A31 तो 3 मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे Z1 इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए CB1 कितना है 0 इंटू A11 3, कितना हो जाएगा 3 प्लस देखिए 0, CB2 भी क्या है हमारा 0 है, इनटू में कर देंगे A21 कितना है -2, तो -2 प्लस लास्ट क्या है 0 इंटू -4। अब सिंस सबके साथ 0 मल्टीप्लाइड है तो ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो वैसे ही आप किसी का भी निकालें, CB1 CB2 और CB3 तो हर किसी के लिए 0 है, तो सारा वैल्यू आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सारा वैल्यू हमने ZJ का निकाल लिया। अब तक क्लियर है, समझ में आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको सुन नहीं सकता, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं CJ माइनस ZJ। ओके, CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ, अब ये क्या चीज़ है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए CJ तो हमको पता था, कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंस निकालना है। ये है हमारा CJ वैल्यू और ये है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग ZJ वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, CJ माइनस ZJ मतलब 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब इस यहाँ पे फिल करना है तो कितना हो जाएगा, -3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा -3। यहाँ पे 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। इतना तक क्लियर है। क्यों, कैसे निकाला हमने, ये कैसे कैलकुलेट किया। यहाँ पे हमें CJ पता था, रो में हमने देखा ये इस रो में ये CJ का वैल्यूज है, और ये कॉलम वाइज हमने इसको आगे की ओर मूव किया। वैसे ही हमने इस कॉलम को उठाया ZJ का और कॉलम वाइज कॉरस्पॉन्डिंग हमने मूव किया और यहाँ पे फिल कर दिया जो भी हमारा एंटिटी आया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैक्सिमाइजेशन का कुछ कंडीशन होता है, तो जो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन मैक्सिमाइजेशन के लिए, मैं दोनों के लिए बता दे रहा हूँ। फॉर मैक्सिमाइजेशन पहले बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे फॉर मिनिमाइजेशन। फॉर मैक्सिमाइजेशन, ओके, मैक्सिमाइजेशन के लिए जो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन है वो ये कहता है कि जो आपका CJ माइनस ZJ वैल्यू आया है, जितने भी ऑल CJ माइनस ZJ, ठीक है, जितना भी CJ माइनस ZJ लेके चले हैं वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि आपका कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए या फिर 0 होगा। ठीक है, निगेटिव या फिर 0। अगर ये कंडीशन आपका यहाँ पे आ जाता है तो वो आपका ऑप्टिमल कंडीशन होगा, जो भी सॉल्यूशन आपका आया है वो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो ये हमारा जो कंडीशन होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा, तो हो जाएगा ऑल CJ माइनस ZJ। अब क्या होगा, पहले मैक्सिमाइज कर रहे थे, अब मिनिमाइज कर रहे हैं। मैंने क्या किया, हमने अपोजिट कर दिया, तो इसका कंडीशन भी हो जाएगा अपोजिट। तो ये हो जाना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 0 को भी इसने इंक्लूड किया है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव क्वांटिटीज, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव। तो ये दो कंडीशन आपके सामने होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि ऑप्टिमिलिटी कंडीशन होता क्या है। तो यहाँ पे इसको हम लोग वैलिडेट करके देखते हैं। तो क्या यहाँ पे CJ माइनस ZJ सभी के सभी या तो 0 या निगेटिव है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये हमारा पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो अब क्या करना है, अब देखिए कि इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा सबसे बड़ा वैल्यू है। तो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, ये रहा 2, है ना। तो जो यह वैल्यू जहाँ पे भी रहेगा
उस वाले कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो देखिए मैंने डैश्ड लाइन से यहाँ पे दर्शा दिया है कि ये हो गया हमारा सिलेक्टेड, तो ये सिलेक्टेड कॉलम हो गया। कॉलम तो सिलेक्ट हो गया, अब इसको हमने बोल दिया की कॉलम। क्या दिया नाम इसको? की कॉलम। ठीक है, अब तक क्लियर है? की कॉलम। की कॉलम कैसे सिलेक्ट करेंगे? जो मैक्सिमम होगा Cj माइनस Zj, उसको हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसके लिए? ताकि हम लोग सिलेक्ट कर पाएँ की रो और वहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम लोग की एलिमेंट। तो कैसे होगा रेशियो कैलकुलेट? हमें सॉल्यूशन पता है। क्या पता है? सॉल्यूशन पता है। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेशियो इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रेशियो इक्वल्स टू, ये कैसे करते हैं हम लोग? रेशियो बिटवीन सॉल्यूशन कॉलम, ये जो हमारा सॉल्यूशन कॉलम है, सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाई आपका जो आया है, ये क्या बोलते हैं इसको? कॉलम, की कॉलम, उसके एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज आएंगे वो हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। तो देखिए बात करते हैं रेशियो। पहले वाले रो में चलते हैं। पहला रो में किया हमने, यहाँ पे आना है हमको, ये रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन क्या है? 7। तो हमने क्या किया? 7 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सॉल्यूशन कॉलम में इसमें कितना वैल्यू है? ये है 7 डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए? इस वाले रो में जो हमारा की कॉलम है उसका एलिमेंट, तो वो कौन सा एलिमेंट है? 2 है ना, ये वाला 2। तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 3.5। अब देखिए हमने यहाँ पे 3.5 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इस वाले रो में चलें, सेकंड वाले रो में। तो यहाँ सॉल्यूशन कॉलम में कितना वैल्यू है? 12 डिवाइडेड बाई देखिए यहाँ पे है 0, तो 12/0 ये क्या दे देगा? इन्फिनिटी। राइट, ये दे देगा इन्फिनिटी। वैसे ही हमने थर्ड रो में चला, यहाँ पे है 10 डिवाइडेड बाई 8, तो 10 को डिवाइड किया 8 से, तो ये आ गया कितना? 1.25। क्या आ गया? 1.25। अब कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा रो हमारा होगा? की रो। तो जो मिनिमम वैल्यू होगा इस रेशियो में, जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मिनिमम कौन सा है? 1.25। तो ये जो 1.25 वाला रो है वही आपका हो गया कौन सा रो? की रो। तो ये हमारा रो हो गया की रो। ओके, की रो कौन सा? इसकी बात कर रहे हैं जो थर्ड रो है, ये वाला थर्ड रो। ठीक है, तो ये हो गया की रो। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला कॉलम और रो का, उसको हमने बोल दिया कि ये जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो हो गया की पॉइंट, और जो एलिमेंट यहाँ पे होगा वो हमारा हो गया की एलिमेंट। क्या हो गया? की एलिमेंट। तो यहाँ पे की एलिमेंट कितना हो गया? 8। की एलिमेंट का वैल्यू 8। आप ये याद रखिएगा कैसे सिलेक्ट किया हमने, पूरा क्रिस्टल क्लियर होते जा रहा है ना। चलिए, अब ये तो हो गया फर्स्ट वाला हमारा आइट्रेशन, जो 0 था वो चला गया, इनिशियल जो हमारा टेबल था वो हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वाला चलते हैं, मतलब कि आइट्रेशन 1 की ओर बढ़ते हैं। तो आइट्रेशन 1 में जो Cj का वैल्यू था और Bv का वैल्यू था वो तो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका जो कोफिशिएंट है वो तो सेम रहेगा ना, उसमें तो कोई चेंजेज नहीं है, और ना ही हमारे बेसिक वेरिएबल्स में कोई चेंजेज आए हैं। अब चेंजेज कहाँ पे आएंगे? तो अब चेंजेज आएंगे इस वाले वेरिएबल्स में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम किसी को हटाते हैं और कोई सा वेरिएबल को लाते हैं। तो जो की रो होगा, ध्यान दीजिएगा, की रो होगा उसका जो यहाँ पे वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे है अभी S3, उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग वेरिएबल। कौन सा? लिविंग, मतलब जाता हुआ, छोड़ता हुआ वेरिएबल। तो देखिए इसके लिए हमने ये वाला एरो दिखाया है कि मतलब ये छोड़ रहा है इस रो को। और ये जो कॉलम होगा आपका की कॉलम, उसका जो वेरिएबल होगा कॉरस्पॉन्डिंग, तो कौन सा वेरिएबल है ये? X3। तो ये होगा हमारा जो अब आएगा इंटरिंग वेरिएबल। तो इंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा? ये हो गया X3, और लिविंग वेरिएबल कौन सा हो जाएगा? S3। तो S3 छोड़ के जाएगा इस वाले कॉलम को और X3 इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि जो की रो होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो लिविंग वेरिएबल होगा। उसके लिए मैंने ये जाता हुआ सिंबल दिखा दिया, और यहाँ पे देखिए एंट्री करेगा, कौन सा करेगा? X3। तो उसको हमने यहाँ पे X3 को यहाँ पे एंट्री करवाया। अब देखिए जो नया टेबल बना है आपका आइट्रेशन 1 के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये क्या किया मैंने, S3 को हटा के X3 जो यहाँ पे आ रहा था कॉलम में, उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया।
क्लियर है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो रो रहता है उसका जो वेरिएबल होता है उसको हटाते हैं और कॉलम वाले को लाते हैं, तो हमने वो कर दिया। सी जे और वी वी में जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल्स तो हमारे चेंज नहीं हो रहे हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सी वी आई जो सी वी आई है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो S1 का जो कोफिशिएंट था कितना था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, देखिए कितना है, ये है हमारा S1 का 0। वैसे ही S2 का कितना है, 0 है, लेकिन X3 का कितना है, 2 है। तो हमने क्या किया, ये 2 यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहले यहाँ पे 0 था, क्यों? क्योंकि हम लोग उस समय S3 लेके चल रहे थे, अब लेके चला हमने X3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट। अब कैलकुलेशन की बारी आती है कि ये सारे इंट्रीज हैं, ये जो हम लोग जितने भी इंट्रीज डाले हैं वो कैसे होगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप याद रखेंगे। तो जो न्यू वैल्यूज़ होंगे यहाँ पे, ये जो न्यू वैल्यूज़ जो अभी आप डालेंगे यहाँ पे, ये कहलाता है न्यू वैल्यू। और ये वाला जो हम है वैल्यू जो पहले वाले टेबल में है उसको हमने बोल दिया ओल्ड वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ये 3 है वो इसके लिए ओल्ड वैल्यू हो गया, और ये जो नया आपने डाला यहाँ पे 4, ये हो गया आपका कैसा, न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम इनटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो डिवाइडेड बाई की एलिमेंट। तो हमारा की एलिमेंट कितना निकल के आया था, ये आया था 8, और ये सबके लिए सेम रहेगा। जितने भी एंटिटीज हम लोग निकालने वाले हैं सबके लिए सेम रहेगा। वैल्यू कौन सा वेरी करेगा, ओल्ड वैल्यू वेरी करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम और कॉरस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट हमारा चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट का बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे और आप जस्टिफाई करेंगे कि आपका जो आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो यहाँ से मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपका कुछ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ ये वाली एंट्री का, फर्स्ट वाला मतलब कि ये। ठीक है, तो इसके लिए न्यू वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो चलिए उसको हमने मान लिया n, न्यू वैल्यू। ठीक है, एन वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओल्ड वैल्यू कितना है, 3। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस कॉरस्पॉन्डिंग रो इंटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, तो या फिर कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम इंटू कॉरस्पॉन्डिंग रो। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सा वैल्यू है, ये है, देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग रो। तो कॉरस्पॉन्डिंग रो देखिए ये वाला है ना, की रो, कौन सा रो, की रो की बात कर रहे हैं, और ये की कॉलम की बात कर रहे हैं। तो ये की रो में कौन सा एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए ये आ रहा है -4। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया -4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट कितना है, 8। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 8 ये हो जाएगा 1। तो 3 + 1 = 4। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 यहाँ पे एंट्री मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे एंट्री डाल दिया। वैसे ही आप अगर इसको निकालेंगे सेकंड वाले को, तो यहाँ पे देखिए मैं बात कर रहा हूँ सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू वैल्यू जो होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए इस बार आप करके देखेंगे कितना आएगा। देखिए -1 ओल्ड वैल्यू, -1 माइनस, अब क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, तो देखिए कॉलम में तो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, तो ये हो गया 2। लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये आएगा रो में। अब देखिए यहाँ पे रो में क्या आ जाएगा, ये हो गया 3। तो हमने क्या किया, इसको 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाई हो गया 8। ये माइनस और ये भी माइनस, तो टोटल वैल्यू हमारा माइनस में आएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -7 डिवाइडेड बाई 4। ओके, -7 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये 4 से टाइम्स ये हो जाएगा 3/4। आप ये जब करेंगे एडिशन तो आपको आ जाएगा -7/4। वैसे ही आप बाकी के इंट्रीज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सॉल्यूशन वैल्यू वाला भी वैसे ही होगा, क्योंकि सॉल्यूशन पुराना ओल्ड वाला सॉल्यूशन क्या है, वो है 7। नया वाला सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस, अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग रो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 8। तो वैसे करेंगे तो आपको आ जाएगा ये 9/2, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे फिर से ZJ। क्या करेंगे, ZJ कैलकुलेट करेंगे। ZJ कैसे करते थे, तो वो था हमारा ZJ कैलकुलेशन का, फिर से मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ये था समेशन ऑफ I = 1 to 3, यही लेके चल रहे थे ना, CBI इंटू AIJ।
आप फिर से इसको कैलकुलेट करोगे तो जहाँ पे 0 था ये दोनों तो कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, जो इफेक्ट आएगा वो इसके कारण आएगा, है ना, जो इफेक्ट आना है वो इसके कारण आएगा। तो देखिए ये दोनों 0, तो इसके कारण सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 × 1/2, तो ये हो जाएगा 1। तो वैसे ही आप करेंगे सभी को कैलकुलेट, तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या मिलने वाला है वो देखेंगे। तो ZJ आपका निकल के आ गया 1 3/4 2 0 0 1/4 और यहाँ पे सॉल्यूशन में 5/2। तो वैसे ही आप फिर से कैलकुलेट करोगे CJ - ZJ, क्या करोगे कैलकुलेट CJ - ZJ। तो अब जब आप CJ - ZJ निकालोगे तो आपको फाइनली ये निकल के आएगा, वहाँ पे सिर्फ एक माइनस टर्म आया, बाकी के सब 0 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल CJ - ZJ या तो 0 है या फिर 0 से कम आ रहा है। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे एक माइनस में आ रहा है, बाकी सबके सब 0 आ रहा है, कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो हमको ज़रूरत नहीं है कि हम की रो ढूंढें, की कॉलम ढूंढें, क्योंकि हमको ऑप्टिमलिटी कंडीशन हमने पहुँच गया, हमसे जो भी पूछा गया था, जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन था हमने वो सेटिस्फाइड करा दिया, मतलब ये हमारा ऑप्टिमम कंडीशन पे पहुँच चुका है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएंगे वो सब के सब हमारे फाइनल वैल्यूज़ होंगे। तो यहाँ पे x1 x2 कुछ नहीं आ रहा है, मतलब x1 x2 का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा 0। तो ये हो गया x1 = 0, x2 = 0 और x3 कितना हो गया यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में x3 क्या दिया है 5/4, तो यहाँ पे हो जाएगा x3 = 5/4 और जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू, वो हो जाएगा 5/2, मतलब कि 2.5 हमारा इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करोगे, आप यहाँ पे आओ, ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर मैक्सिमाइजेशन फंक्शन जो था वो हमारा यहाँ पे भी देख सकते हो। वो फाइनल तो हमारा वही है, क्योंकि वहाँ पे तो S1 S2 S3 का वैल्यू क्या था, कोएफिशिएंट का 0, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे करोगे वैल्यू को लिखोगे तो क्या करोगे, x1 = सब्स्टिट्यूट करो 0, x2 = सब्स्टिट्यूट करो 0 और x3 = सब्स्टिट्यूट करो 5/, कितना था 4, यही था ना। इसको सब्स्टिट्यूट किया, ये तो 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये हो जाएगा 2 × 5/4, मतलब कि हो जाएगा 5/2। तो ये आपका सॉल्यूशन वाले से मैच कर रहा है, मतलब आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 1993 का सिंप्लेक्स मेथड का 3 वेरिएबल्स का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको समझ में आया है, क्या कुछ आप मॉडिफिकेशन चाहते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे विथ योर फैमिली, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।